हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, युद्ध के बादल मिडिल ईस्ट में और ज्यादा घने हो रहे हैं। युद्ध के बादल और ज्यादा तीव्रता के साथ मंडरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों पे आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला होगा, सऊदी अरबिया ने किंग फहद एयरबेस जो है, उनका एयरफोर्स स्टेशन जो है, वो खोल दिया है अमेरिकी हवाई जहाजों के लिए ईरान पे अटैक करने के लिए। और वही समाचार ये भी आ रहा है कि बहुत ज्यादा मरीन्स को अमेरिका से ईरान और मिडिल ईस्ट की तरफ आने के लिए कहा गया है। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन जो है, वो पूरा का पूरा जो है मिडिल ईस्ट की तरफ अग्रसर होगा, ऐसा अलग अलग समाचार पत्रों द्वारा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या हम और ज्यादा तीव्र युद्ध जो है वो आने वाले दिनों में खाड़ी में देखने वाले हैं? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यदि ऐसा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक कह रहे हैं कि हम डायलॉग द्वारा, वार्तालाप द्वारा इस समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट जो है इस पे हम आक्रमण नहीं करेंगे कुछ दिनों तक, तो जो वो उन्होंने एक सिंबल दिया है, सिग्नल दिया है, क्या वो एक झांसा है? सवाल ये उठता है कि आने वाले दिन जो हैं, उन दिनों में हम इजराइल की नीति क्या देख रहे हैं, और अमेरिका किस हद तक इजराइल के साथ जा रहा है, और ईरान जो है किस तरीके के समझौते के लिए अपनी शर्तें रख रहा है। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में जो है वो युद्ध के रास्ते को जो है वो डिसाइड करेगी। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है खाड़ी देशों में, जहां जहां पे उनकी फैसिलिटीज थी। आप लोग की जानकारी के लिए बताऊं कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एलएनजी फैसिलिटी जो है कतार में, उसमें एक इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन था पर्ल करके। पर्ल एलएनजी का जो साइट था वो ब्रिटेन की शेल जो कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसके द्वारा बनाया गया था। और ये बताया जा रहा है कि ईरान के अटैक में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। कम से कम $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है शेल ने इस फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए किया था। वहीं ये बताया जा रहा है कि एक्सॉन, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसको भी भारी क्षति हुई है। दोस्तों, ये ऑयल कंपनीज का बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए कि प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में कि जल्द से जल्द वो इस युद्ध का कोई समाधान निकाले। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिकन कंपनीज ने, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने इन खाड़ी देशों में जितना इन्वेस्टमेंट किया है कि पिछले 25-30 सालों में, शायद उतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका में भी नहीं किया। अकेले एक्सॉन मोबिल के बारे में बताया जाता है कि पिछले 20 से 25 सालों में इन्होंने लगभग $30 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मात्र कतर के अंदर में किया है, कतर में एलएनजी फैसिलिटीज को डेवलप करने में। ऐसा बताया जाता है कि एक्सॉन मोबिल का 7% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहीं से आता है, कतर से आता है, गैस के माध्यम से। वैसी जो शेवरॉन करके जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसका भी 15% से ज्यादा जो है वो ऑपरेटिंग इनकम, ये गल्फ जो खाड़ी के जो राज्य है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो वहां से आता है। कोनाको फिलिप्स जो है, अगेन ये अमेरिकन कंपनी है, इसका बताया जाता है कि 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कतार से आता है। तो ये सारी कंपनीज जो देखा जाए तो पाश्चात्य जगत को या वेस्टर्न वर्ल्ड को बिलोंग करती है, ये सारी कंट्रीज ईरान के अटैक से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और चूंकि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए ये कंपनीज कुछ हद तक अपने लॉसेस को कंपनसेट कर पा रही है, भरपाई कर पा रही है। परंतु यदि ये युद्ध और लंबा खिंचा और सऊदी अरबिया के भी इंस्टॉलेशंस इन कंपनीज के मिसाइल अटैक के अंडर में आए, तो बताया जा रहा है कि ये सारी कंपनीज को भारी नुकसान होगा। सऊदी अरामको, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसके साथ में एक्सॉन मोबिल के
एक्सॉन कंपनी जो है उसके 5 जगहों पे उसके समझौते हैं, 5 अलग अलग ऑयल एंड गैस फील्ड्स डेवलप करने के, जो ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं। उसके अलावा कतार का जो नॉर्थ फील्ड है, जो बहुत बड़ा गैस फील्ड है, उसमें 6.5% जो है वो भागीदारी बताई जा रही है कि इन कंपनीज की है। तो मैं डाटा आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूं, टोटल एनर्जी जो फ्रेंच कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, इसका भी लगभग 18 से 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कतार से आता है। और इस पूरे युद्ध में आपको मालूम है कि कतर जो है वही सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, अभी इनके इंस्टॉलेशंस में कितने नष्ट हुए हैं जहां पे इन वेस्टर्न कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, इसके कुछ ठोस आंकड़े सामने नहीं आए, पर बताया जा रहा है कि लगभग 20 से लेकर 30 बिलियन डॉलर का नुकसान ये सारी कंपनीज को मिला के अभी तक हो चुका है। अकेले एक्सॉन के लिए कहा जा रहा है कि उसको 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये सारी कंपनीज जो है, इनका बहुत ज्यादा प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में कि समाधान ढूंढे। आपको पता है कि अमेरिका में डेमोक्रेट जो है वो कंप्लीटली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से मिलने वाले चंदे, मिलने वाले डोनेशन पे निर्भर है। वैसे रिपब्लिकन पार्टी का पूरा दाना पानी जो है वो ऑयल कंपनीज के भरोसे चलता है, ऑयल एंड माइनिंग कंपनीज के। तो ये कंपनीज जो एक प्रेशर बना रही है, वो प्रेशर बहुत ज्यादा जो है रिपब्लिकन पार्टी को अफेक्ट कर रहा है। दूसरी, इनकी घरेलू राजनीति जो है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अफेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि 2016 से जब से डोनाल्ड ट्रंप का उदय हुआ है अमेरिका में, तब से बाई पार्टीशन पॉलिटिक्स जो अमेरिका की रही है, यानी दो ही वहां मेन पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स, इनके बीच में जो पहले अच्छे भाव थे, वो तालमेल जो अच्छा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और बहुत ज्यादा दूरियां बन गई हैं पार्टीज में, नेताओं में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ गया है, और यहां तक कि पार्टियों, इन दोनों पार्टियों के जो समर्थक है, इनका भी जम के पोलराइजेशन हो गया है। तो ये सारी चीजें मिलके जो है एक बड़ा ही टॉक्सिक कल्चर जो है उसने अमेरिका में पिछले 10 साल में प्रोड्यूस किया वहां के पॉलिटिकल सीन में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब आपको यह भी बता दूं मैं कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट मात्र एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे जो 4 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, 1932 में, 1936 में, 1940 में और 1944 में। ठीक है, तो 1939 में जब 1940 में जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसा, तो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट डेमोक्रेट राष्ट्रपति थे। तो रिपब्लिकन लोगों का समर्थन लेने के लिए इन्होंने क्या किया था कि जो 1936 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, इनके खिलाफ जो खड़े हुए थे रिपब्लिकन कैंडिडेट अल्फ लैंडन, अल्फ लैंडन कैंसास के गवर्नर थे। अल्फ लैंडन के जो रनिंग मेट थे, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो थे, फ्रैंक नॉक्स, FRANKKNOX, फ्रैंक नॉक्स जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे रिपब्लिकन पार्टी के। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस रिपब्लिकन को अपना नेवी सेक्रेटरी अपॉइंट किया। दोस्तों, ये सब जनरल नॉलेज वाली बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम हो तो लिख लीजिए। फ्रैंक नॉक्स को उपराष्ट्रपति जो है, ये फ्रैंकलिन उपराष्ट्रपति बोल रहा हूं, जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, उनको इन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट में नेवी सेक्रेटरी बनाया। और यही नहीं, 1932 के इलेक्शन में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने हर्बर्ट हूवर को हराया था, जो उस टाइम में सिटिंग प्रेसिडेंट थे रिपब्लिकन पार्टी के। हर्बर्ट हूवर के जो राइट हैंड मैन कहे जाते थे हेनरी स्टिम्सन, हेनरी स्टिम्सन को फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने अपना वॉर सेक्रेटरी बनाया, यानी डिफेंस मिनिस्टर आप समझ लीजिए, इंडिया के मिनिस्ट्री के अगर तर्ज पे आप समझना चाहें तो रिपब्लिकन का समर्थन लेने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को अपनी कैबिनेट में जगह दी। अब क्या ये हम सोच सकते हैं ट्रंप के काल में कि ट्रंप जो है वो बाराक ओबामा के टाइम में या बिल क्लिंटन के टाइम में जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होगा,
उसको उठा के वो अपने कैबिनेट में बनाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो कारण ये है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स के बीच में बहुत ज्यादा तनाव आ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स का मानना है कि ये लड़ाई जो है ये आनन फानन में शुरू की गई है, इसके पीछे कोई एक ठोस कारण उनको नजर नहीं आ रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी से पूछे हुए युद्ध के मैदान में तो कूद गए। युद्ध आरंभ करना इजी है, बट युद्ध समाप्त करना उतना इजी नहीं है। इसीलिए अब हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल मिलके खाड़ी देशों को ये मना रहे हैं कि आप जो है आप भी अपनी सेना को उतारो ईरान के खिलाफ, क्योंकि अटैक जब ईरान कर रहा है तो ये सिर्फ इजराइल पे नहीं कर रहा है, ये अटैक कतर पे भी कर रहा है, सऊदी अरबिया पे भी कर रहा है, ओमान पे भी कर रहा है, यूएई पे भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए ये भी बोल रहा है कि जापान, साउथ कोरिया, ये राष्ट्र जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल जो है, तेल पे डिपेंडेंसी जो है इन्हीं राष्ट्रों की है। 90% तेल जो है वो कोरिया और जापान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो उनका कहना है कि भैया आप ज्यादा प्रभावित हो तो आप भी अपने सेना को भेजो, अपने नौसेना को भेजो। वहीं यूरोप से भी इनकी मांग है कि भैया आप नौसेना को भेजो, क्योंकि तेल और गैस जो है आपको भी जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी शुरू नहीं हुई तो इसमें आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो है इस पूरे के पूरे युद्ध में और देशों को घसीटना चाह रहे हैं, उससे ये युद्ध का स्तर कहीं व्यापक रूप से बढ़ने तो नहीं वाला है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हमें पता है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि रशिया जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी, सैटेलाइट इमेजेस और तमाम तरीके की गोपनीय जानकारियां कि अमेरिका के बेस कहां पे, नेवल बेस कहां पे है या अमेरिका की सेना कहां पे है, इसकी जानकारी जो है वो दे रहे हैं ईरान को, और अटैक हो रहा है, ईरान उसके मुताबिक अटैक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चाइना भी मदद कर रहा है, चाइना भी ईरान को पैसे दे रहा है, ईरान से ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो रशिया और चाइना की जो एक तरीके से इनडायरेक्ट हेल्प ईरान को मिल रही है, उससे ईरान के हाथ मजबूत हो रहे हैं। और अब ये भय है, ये डर है कि कहीं ये युद्ध जो है वो व्यापक रूप ना ले ले। ये युद्ध जो है, जो अभी तक सिर्फ ईरान वर्सेस यूएसए इजराइल का था, ये कहीं बढ़ के थर्ड वर्ल्ड वॉर की रूपरेखा ना ले ले, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं और हमको मालूम है कि उस रशिया यूक्रेन के उस वॉर में यूक्रेन की मदद जो है पूरा यूरोप कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। तो कहीं रशिया भी खुल के यदि ईरान के समर्थन में आ गया और चाइना भी आ गया, तो ये हम लोग कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए तो नहीं देख रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और यदि ऐसा हो गया तो आप ये समझ जाइए कि महंगाई जो है वो इस देश में छप्पर फाड़ देगी। बार बार सरकार की तरफ से जो एक वक्तव्य आ रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $700 बिलियन के पार है। पर दोस्तों ये भी एक छलावा है, ये एक छलने वाला आंकड़ा है। क्यों छलने वाला आंकड़ा है, क्यों गंभीर विषय है, हमें घबराने की जरूरत है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व, और तीसरा पार्ट होता है आईएमएफ के अंदर में जो हमारे राइट्स रहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, वो ये तीनों मिला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। पर इसमें जो मेन पार्ट रहता है वो है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब ये है कि डॉलर, पाउंड, येन, युआन, स्विस फ्रैंक, यूरो, इसमें जो आरबीआई के पास में जो ये करेंसीज हैं उसको फॉरेन करेंसी एसेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में पेंडेमिक में, कोरोना के टाइम में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 90% जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट हुआ करता था। आज वो घट के मात्र 78% हो गया है। और आपको जान के ये भी ताज्जुब होगा कि 2024 सितंबर में हमारा फॉरेन करेंसी एसेट जो था वो $615 बिलियन था, जो आज घट के मात्र $555 बिलियन रह गया है। यानी जिन करेंसीज में हम ऑयल मंगाते हैं, गैस मंगाते हैं, गोल्ड मंगाते हैं, सारी चीजें मंगाते हैं, वो खजाना हमारा कम हो रहा है। भले हम ये बोले कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर कैसे बढ़ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए बढ़ रहा है
क्योंकि पिछले 4 सालों में भारत के रिजर्व बैंक ने सोने की जबरदस्त खरीदारी की है और सोने की खरीदारी एक तरफ ज्यादा की है, वहीं दूसरी तरफ सोने के दाम जो है 1700-1800 डॉलर पर आउंस जो चल रहे थे वो बढ़ के आज 4500-5000 डॉलर पर आउंस के बीच में आ गए। तो ज्यादा गोल्ड भी बाय किया और उस गोल्ड का भाव भी बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। इसीलिए हमको कृत्रिम रूप से ये नजर आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों जब आप तेल मंगाते हो या गैस मंगाते हो तो थोड़ा ना दूसरे कंट्री को बार्टर सिस्टम में आप गोल्ड देते हो, वो तो बोलेगा कि भाई आप मेरे को डॉलर दो। इनफैक्ट आप गल्फ नेशन से ऑयल और गैस मंगा रहे हो, पर ये गल्फ नेशन जो है खुद ही सोने की बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में ये गल्फ नेशंस ने काफी ज्यादा सोने की बिकवाली की है। ये जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या कोई भी अखबार पत्रिका हो, सब जगह पे ये खबरें छप रही है। तो जब ये कंट्रीज खुद अपना सोना बेच रही हैं, तो ये फिर क्यों इंडिया को ऑयल और गैस देंगी सोने के मुकाबले, सोने के बदले? तो ये तो देंगी इनको हार्ड करेंसी यानी डॉलर और यूरो चाहिए। तो डॉलर और यूरो का अमाउंट यदि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में घटता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो ये जो बार बार बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, इनफैक्ट 745 बिलियन डॉलर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा घट के 715-720 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया। दोस्तों ये आंकड़े कोई बताता नहीं है, लिख लीजिए आप, ये जानना आप लोग को जरूरी है ताकि आप कहीं चर्चा करें तो आपको समग्र रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो कोई भी यदि ये बोले कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इंडिया का बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, तो आप उनको बताओ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, हमको फॉरेन करेंसी एसेट देखना है। और फॉरेन करेंसी एसेट जो है 2021 में जब कोरोना था, कोरोना का पीक टाइम था, उस टाइम में 90% हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फॉरेन करेंसी एसेट, जो घट के आज 78% हो गया। तो ये एक बात हुई दोस्तों। दूसरी बात, ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इन्फ्लेशन का टॉलरेंस रेट है ये 4 से 6% है, और यदि 6% से ज्यादा बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तो दोस्तों महंगाई का डर सता रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ये इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होगा, खतरे का सिग्नल होगा। तो इसीलिए आप लोग आंख बंद करके स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें, बहुत सोच समझ के पैसे डालने की जरूरत है। दोस्तों मेरा एक पेड वीडियो आने वाला है 11 अप्रैल को, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि मैं कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये पेड वीडियो जो है ये फॉरेन मार्केट से रिलेटेड है, तो यदि आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप ये पेड वीडियो देखें, या अपने जनरल नॉलेज के पर्पस के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो ये आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट पे मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूं, बहुत ज्यादा बेरिश हूं, और मेरा पूरा ध्यान जो है फॉरेन मार्केट की तरफ में है, फॉरेन स्टॉक मार्केट की तरफ में है। जब तक खाड़ी युद्ध रुकता नहीं है या बंद नहीं होता तब तक इंडियन मार्केट जो है बहुत ही बुरी स्थिति में रहेगा। हम देख रहे हैं कि एफआईआईज छोड़ छोड़ के भारत को भाग रहे हैं, तो यदि वो जा रहे हैं तो इसका कुछ कारण है। 1-2.5 महीने के अंदर में ही लगभग उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल इंडियन स्टॉक मार्केट में बेच दिया है। तो दोस्तों यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं जो फॉरेन में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए उससे रिलेटेड है, तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो की फीस 1000 रुपए है। यदि आप फीस पे कर सकते हैं तभी कृपया करके भेजें, अन्यथा बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।